अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। G20 समिट इख्तिताम पजीर हो गया इंडिया में, लेकिन उसके फौरी तौर के बाद यूएस प्रेसिडेंट जो हैं जो बाइडन, उन्होंने वियतनाम का दौरा किया। और जो सऊदी प्रिंस हैं MBS, उन्होंने इंडिया में ही अपने दौरे को एक्सटेंड रखा बिकॉज उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करनी थी मोदी सरकार के साथ, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही एम्बिशियस एम्बिशियस रेल और शिपिंग प्रोजेक्ट को अनाउंस करना था और उन्होंने किया है। और उन्होंने बहुत ही मतलब लाइक बिग प्रोजेक्ट है ये, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ये क्या प्रोजेक्ट है और इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। लेकिन जो इंडियन मीडिया है उसको वो बहुत पॉम्पसली पोर्ट्रे कर रहा है कि बहुत बड़ा उनको एक लाइक ब्रेक थ्रू मिल गया है और एक कनेक्टिविटी जो है उनकी ऐसी बन गई जिसमें इंडिया, सऊदी अरेबिया, UAE, जॉर्डन, इसराइल और यूरोपियन यूनियन तक ये लिंकेज इनका बन जाएगा। यानी इस तरह से ये मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे कि मुंबई उनका एक पोर्ट है, वहाँ से लिंक बनेगा और दुबई तक इनकी जो भी ट्रेड है या जो भी शिपिंग है, ऑयल ऑयल बहुत ज़्यादा ये सऊदी अरब से ये खरीदते हैं। तो बहरहाल मुंबई से इनका रूट बनेगा दुबई, UAE जिसको कहते हैं, और वहाँ से रियाद, रियाद से हाइफा मींस ये इसराइल, और यहाँ से फिर आगे लाइक यूरोप तक इनकी ट्रेड जाएगी। तो अब इंडिया के लिए जो डिफ़िकल्टी थी कि वो ट्रेड कैसे करें यूरोप के साथ, और सुएज़ कैनाल से गुजरें एक लंबा रूट लेते हुए और फिर वहाँ से जाएं, तो उसके बदले उनको ये छोटा और एक ज़्यादा करामत रूट मिल गया बिकॉज इस रूट के अंदर इनकी पहले जो ट्रेड पार्टनरशिप होगी वो पूरे मिडिल ईस्ट के साथ डेवलप होगी और वहाँ से आगे फिर यूरोप तक ये पार्टनरशिप डेवलप होगी। अब ये सारी इतना बड़ा कॉरिडोर जिसके अंदर एक बहुत बड़ी ओशन पड़ता है, उसको बनाने की क्या ज़रूरत थी और मतलब इसके पीछे क्या लाइक, और इसको इतना एम्बिशियस रूट क्यों कहा जा रहा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको समझना। एक्चुअली तो मैं आपको ये बताऊं कि ये चाइना के बेल्ट एंड रोड के जो कॉरिडोर्स हैं उनका मुकाबला करने के लिए ये प्लान बनाया गया है। और इस प्लान में मैं आपको बता दूं एक और न्यूज़ जगह से, AP के ये न्यूज़ है, एसोसिएटेड प्रेस, कि इंडिया एंड सऊदी अरेबिया अग्री टू एक्सपैंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टाइज after the G20 summit, and they are announcing new railways and port corridors। और इसमें थोड़ा सा मैं और ये आपको ऐड कर दूं कि मोदी ने ये कहा कि ये जो कॉरिडोर है, it will not only connect the two countries but will strengthen economic cooperation, energy development and digital connectivity between Asia, West Asia and Europe। यानी कि मोदी ये समझ रहे हैं कि यहाँ से ओशन के थ्रू जो पाइपलाइंस डाली जाएंगी उससे जो मिडिल ईस्ट का ऑयल है वो भी इजीली इंडिया पहुंच जाएगा, और डिजिटल केबल्स भी इसी रूट पर डाली जाएंगी जो कि मिडिल ईस्ट को सऊदी अरब के सॉरी इंडिया के साथ डिजिटली भी कनेक्ट कर देगा। और इनके बीच में लाइक बिकॉज जो MBS है उसका जो 2030 विजन है उसमें वो चाहता है कि सऊदी अरब को वो डाइवर्सिफाई करे उसकी इकोनॉमी को, और ऑयल से हटकर वो डिफरेंट और सेक्टर्स में भी अपने मुल्क को आगे लेकर जाए। तो डिजिटल जो सेक्टर है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगले दिहाइयों में किसी भी मुल्क के लिए तरक्की करने के लिए। तो इस उसमें बिकॉज मुंबई और ये इंडिया में जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से उन्होंने डेवलप की है, उसके काफ़ी जो सेक्टर्स हैं उनको डेवलप किया है। तो वो मतलब उसकी हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में, डेवलपमेंट में। सो ऑफ कोर्स पहले भी सऊदी और इंडिया के बीच में ट्रेड तो बहुत ज़्यादा चल रही थी, 50 बिलियन से ज़्यादा की उनकी एनुअल ट्रेड रही है पिछले साल। लेकिन अब ये जो कॉरिडोर है ये मैं आपको स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि इस कॉरिडोर, पहले तो इसको कॉरिडोर कहा क्यों जा रहा है, बिकॉज ये बेल्ट एंड रोड के आइडिया को चैलेंज करना चाह रहे हैं। मैं आपको ये बेल्ट एंड रोड दिखा दूं।
बेल्ट एंड रोड के अंदर एक कॉरिडोर नहीं है, ये आप देख रहे हो कि एक चाइना, रशिया, मंगोलिया से यूरोप की तरफ जा रहा है, पूरे यूरोप तक एक्सटेंड हो रहा है एक कॉरिडोर। फिर उसके बाद ये चाइना से लाइक रशिया के निचली सॉरी सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, और उसके बाद ये पूरा लाइक यूक्रेन से होते हुए और पूरे यूरोप को कवर करते हुए बिल्कुल बाल्टिक सी तक जा रहा है, ये एक और कॉरिडोर। और यही कॉरिडोर नीचे की तरफ आ रहा है, पाकिस्तान में आ रहा है, पाकिस्तान से ये कॉरिडोर अफगानिस्तान में जाएगा, अफगानिस्तान से दोबारा आगे बढ़कर वो ईरान में जाएगा, और अगेन एक और कॉरिडोर ऊपर से भी आ सकता है जो कि ताजिकिस्तान और इन लोगों को मिलाएगा, अफगानिस्तान से भी और ईरान से भी, और ये आगे मिडल ईस्ट को पूरा कवर करते हुए, इराक, सीरिया, इन सबको कवर करते हुए, ईरान से गुजरते हुए, और ये दोबारा से मेडिटेरेनियन में आएगा। और इसके अलावा ये जो मैं आपको बताऊं कि जो ये पाकिस्तान के अंदर सीपेक का जो कॉरिडोर है जो कि टच कर रहा है अरेबियन सी को, इसी के थ्रू इन्होंने अपनी सारी ट्रेड को कनेक्ट करना है अफ्रीका से और इवन मिडल ईस्ट से। आई I मीन ये जो कॉरिडोर है ये मतलब इट्स सो एक्सटेंसिव कि ये पूरे मिडल ईस्ट को कवर करेगा और पूरे अफ्रीका को ये कवर करेगा, और अफ्रीकन कंट्रीज इनके साथ पूरी तरह से अलाइन है। बहुत सारे BRI प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, मतलब अपने लाइक दे आर बीइंग मेड ऑलरेडी। और आप देखो कि ये एक और कॉरिडोर इसी के साथ जो है वो पूरे ये मीकोंग रीजन इसको कहते हैं, जिसमें ये म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब और नीचे तक आप देख रहे हो सिंगापुर तक ये आ रहे कॉरिडोर। ये भी एक पूरा कॉरिडोर है जो कि इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया को कवर कर रहा है, और यही कॉरिडोर बांग्लादेश की तरफ के पास भी आ रहा है, और बज़ाहिर ये इंडिया को के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा अगर इंडिया ने मतलब इंटरेस्ट शो किया। लेकिन आप ये देख रहे हो कि ये जो BRI का कॉरिडोर है ये कोई एक कॉरिडोर नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक्सटेंसिवली पूरी एशिया, पूरा लाइक मिडल ईस्ट और पूरा अफ्रीका तो कनेक्ट हो ही रहा है, और इसके अलावा ब्राजील यानी साउथ अमेरिका भी इन लोगों के साथ ट्रेड करने के लिए तैयार है। तो इस पूरे मतलब ग्लोबल नेटवर्क को आप किसी एक कॉरिडोर के साथ कैसे मात दे सकते हैं? नहीं दे सकते, बिकॉज ये एक कॉरिडोर बनेगा, ओके, इसकी भी अपनी एक अफादियत होगी, इसके भी बहुत फायदे होंगे इनके कनेक्टेड कंट्रीज को, लेकिन यू कैंट से कि जी ये कॉरिडोर अनाउंस करने से हमने BRI को डाउन कर दिया है या BRI का के अंदर से हवा निकल गई है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। बहरहाल इंडिया जो है वो इस वक्त US का बहुत स्टॉन्च एलाई बना हुआ है। आपको मैंने कल भी एक पॉडकास्ट बताई थी जिसमें आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी इंडिया कूद पड़ा है, बिकॉज आर्मीनिया का जो इस वक्त पार्टनरशिप है वो टोटली जो है US के साथ हो चुकी है, और पहले हिस्टोरिकली रशिया आर्मीनिया का साथ दिया करता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आर्मीनिया ने रशिया को बिल्कुल गुड बाय कह दिया, और पूरा उसका जो इन्फ्लुएंस उसके अंदर है वो US का है, और US ने आने के बाद जो है अब इंडिया को भी यहाँ पे घुसा लिया है कि तुम लोग भी आओ, अपने वेपन्स अपने फौजी लेकर आओ, ताकि तुम लोग भी हमारे साथ मिलकर ये प्रॉक्सी वॉर लड़ो जो अजरबैजान के खिलाफ। तो अब ये जो पूरा सिनेरियो है जिसमें इंडिया जो है वो टोटली चाइना को जो है वो हरा झंडा जिसको कहते हैं रेड फ्लैग दिखा रहा है, और उसके साथ तमाम जो ताल्लुकात हैं उनको वो सदमहरी का शिकार कर रहा है, और तमाम जो गर्मी वो लेकर आ रहा है वो US के साथ अलायंस में। अब बीच में सऊदी अरब की अब आप जो बात कर रहे हो, आप सऊदी अरब का आपको अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान के साथ हमारी और सऊदी अरब की बहुत ही गहरी दोस्ती है, बहुत ही पुरानी, और बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक किस्म के हमारे इनके साथ अलायंस है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सऊदी अरब जो है हमें टोटली डिच करके एक तरह से इंडिया के साथ ताल्लुकात बना ले, लेकिन ऑफ कोर्स वो अपनी ट्रेड, अपने कॉमर्स के मामलात में तो आज़ाद है, वो जिससे मर्जी ट्रेड करे। लेकिन इस ट्रेड कॉरिडोर के बारे में मैं आपको एक चीज़ रिमाइंडर देना चाह रही हूँ कि बिल्कुल इसी किस्म का ट्रेड कॉरिडोर की बात कुछ साल पहले इसराइल ने की थी, और इसराइल ने कहा था कि हमारे ये जो डीप सी है जो एक्चुअली तो
फ़लस्तीन का डीप सी है, लेकिन इसराइल ने ये बोला कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल डिस्कवरी हो चुकी है और हम ऐसा करते हैं कि हम एक कॉरिडोर बनाते हैं, यहाँ से ऑयल हम निकालेंगे और साइप्रस के साथ हम कनेक्ट करेंगे और साइप्रस के बाद हम इसको इटली, ग्रीस वगैरह के साथ और यहाँ पे यूरोप के साथ कनेक्ट करते हुए हम आगे यूरोप के साथ इस कॉरिडोर को बना लेंगे। लेकिन हुआ ये कि फौरी तौर पर टर्की ने और जो लीबिया है, इन दोनों ने मिलकर ये अनाउंस किया कि ये जो समंदर है, ये समंदर तो हमारा है और इस समंदर का जो आधा हिस्सा है वो टर्की के क्या की मलकियत है और आधा हिस्सा जो है वो लीबिया की मलकियत है। तो और वो दोनों जो इनके ओशंस हैं वो आपस में मिल रहे हैं। तो जब तक लीबिया और टर्की इजाज़त नहीं देता तो यहाँ से कोई भी पाइपलाइन जो है गुजर करके वहां पे आगे यूरोप में नहीं जा सकती, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। इसी वजह से वो जो उनका प्लान है वो वहीं ठप का ठप रह गया। हालांकि उस प्लान की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑयल यहाँ पे इसका पता चला था, तो इसराइल जो है वो एक बहुत बड़ी मजीद, पहले ही वो बहुत रिच कंट्री है लेकिन वो एक बहुत बड़ा हेजमन बन सकता था ऑयल ट्रेड के मामले में, मगर वो चीज़ ठप हुई हुई है, अभी तक उसका कोई आगा पीछा नहीं है। तो इसी सिलसिले में मैं एक और आपसे मैप भी शेयर करना चाह रही हूँ। ये आपको पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाई दे रहा है और आपका कोस्ट दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का, और इसके ये पड़ोस में आपको इंडिया का कोस्ट शुरू हो जाता है और आपको ये पाकिस्तान का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो कि लाइक ओशन के अंदर हमारी जो मलकियत है, जितना ओशन का एरिया है वो आप देख रहे हो, ये इतना ज़्यादा एरिया है जो कि 200 नॉटिकल माइल लिमिट तक ये हमारा पूरा एरिया जो है वो ये पाकिस्तान को बिलोंग करता है। और यहाँ से इतना जो ओशन है वो ओमान को बिलोंग करता है और इधर से ऊपर कुछ एरिया होगा जो ईरान को और इधर दुबई वगैरह इन लोगों को बिलोंग करता है। और इसके अलावा हमारे पास एक एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी है जिसकी जो कि मजीद 50,000 स्क्वायर किलोमीटर वो भी पाकिस्तान को बिलोंग करता है। और इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक कोई भी जो है यहाँ से मुंबई से या मतलब गुजरात से या कहीं से भी कोई पाइपलाइन या कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ से वो गुजार करके इधर को नहीं लेके जा सकते जब तक कि वो हमारी से इजाज़त नहीं ले। तो सो दिस इज़ द थिंग कि अगर आप जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये चीज़ आप कर रहे हो कि आप पहले तो पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हो पॉलिटिकली और आप यहाँ पर इंटरफेरेंस कर रहे हो और आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को आईएमएफ के थ्रू डिस्टेबलाइज कर रहे हो और आप मतलब हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल ड्रैग डाउन टू द बॉटम करने की कोशिश कर रहे हो। हमारे रुपये को आप डिफ्लेट करते जा रहे हो और हमें इतनी हमारी बुरी कंडीशन हो गई कि हम अपनी नॉर्मल ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं और कुजा ये कि हम कोई नए प्रोजेक्ट्स दुनिया में इंटरनेशनली करें। तो अगर आप हमारे साथ इतने बदले ले सकते हो, और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने तालिबान का साथ दिया। अफगानिस्तान की 20 साल की जंग यूएस और नेटो को हार करके यहाँ से भागना पड़ा और उसके फौरन बाद इन्होंने पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और ऐसी डिस्टेबलाइज की हमारी कंडीशन को कि हमारी एक रिजीम ख़त्म हुई, उसके बाद सेकंड रिजीम जो हमारी मुस्लिम लीग की आई वो भी परफॉर्म नहीं कर सकी, बिकॉज आईएमएफ उनके साथ बहुत ही मतलब लो बिलो द बेल्ट उनके साथ खेलता रहा। तो अगर आप ये सब कुछ कर सकते हो और आप यूएस जो है वो पाकिस्तान को लेट डाउन करके इंडिया को वो इतना ज़्यादा चढ़ाना चाहता है, तो फिर पाकिस्तान भी अपने हर तरीके से जो उसकी जायज़ उसकी वो ताकत है वो उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा। सो पाकिस्तान जब तक अपनी इस इकोनॉमिक जोन में से इजाज़त नहीं देता कि यहाँ से कोई पाइपलाइन गुजरती है डिजिटल या क्रूड की, तब तक ये इंडिया सऊदी नहीं बन सकता। और अगर पाकिस्तान इजाज़त देगा तो आई एम श्योर कि हमारे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट इस बात का इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान के साथ आईएमएफ तमीज से बिहेव करे और कश्मीर के सिलसिले में बेहतर रवैया इख्तियार किया जाए और लाइक पाकिस्तान को भी जो उसके कॉरिडोर्स हैं, जो उसका के काम है, जो उसकी इकोनॉमिक एक्सपेंशन होनी है, उसको भी
रोकने की कोशिश नहीं की जाए। तो ये इस तरह होता है कि अगर आप ग्लोबल जो एनवायरनमेंट में, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हो, तो फिर आपको सब कुछ गिव एंड टेक करना पड़ता है। इसी गिव एंड टेक का मुजाहरा एमबीएस कर रहा है कि लाइक अपने हमारे साथ दोस्ती के बावजूद वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारी कोई इशू नहीं है, हमारा बहुत अच्छा ट्रेड है, हमारी बहुत अच्छी कॉपरेशन है इंडिया के साथ, तो इट्स ओके, आप करो। लेकिन फिर आपको देखना पड़ेगा, अपनी ज्योग्राफी को भी देखना पड़ेगा, अपनी नेबरहुड को देखना पड़ेगा, अपनी रीजनल सिचुएशन को देखना पड़ेगा। सो दिस इज द थिंग कि इनका ये कहना कि लाइक बीआरआई जो है वो डाउन हो गई है और ये कॉरिडोर चल गया, तो ये तो इंडियन मीडिया ही ये सब कुछ कह रहा है। इनफैक्ट ऐसा है नहीं, और इनफैक्ट रियलिटी ये है कि कि सऊदी अरब जो है वो बीआरआई के अंदर भी चाइना के साथ भी मुकम्मल तौर पे इंटीग्रेटेड है, और ईरान के साथ दोस्ती होने के बाद मजीद उनकी ये जो बीआरआई के साथ ताल्लुक है वो मजीद गहरे से गहरा होता चला जा रहा है। थैंक यू।